तो विल सी अ क्विक रिकैप ऑफ इंटरफेरेंस दैट वी हैव सीन। तो जैसे मैं बता रहा था, पार्टिकल नेचर कैन बी सीन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वेव नेचर के लिए दो एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, सो दीज टू एक्सपेरिमेंट्स इन फैक्ट प्रूव दैट व्हाई लाइट इज वेव इन नेचर। ठीक, तो लाइट एक्चुअली क्या है, वेव है कि पार्टिकल है? इट शोज बोथ द नेचर्स। ठीक है, इट हैज डुअल नेचर। ओके, तो देखो ये सेटअप हमने देखा था, वी हैव सीन दिस सेटअप। तो देखो यहाँ पर क्या, व्हाट द थिंग इज, मैं बाद में बताऊंगा। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कोहेरेंट सोर्सेस, क्यों हमें कोहेरेंट सोर्सेस लेने चाहिए। पहले हम एक बार देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी और क्या की कंडीशन है वो हम देख लेंगे एक बार फिर से। तो देखो, अगर आपने यहाँ पर एक, यू हैव जस्ट अ स्मॉल स्लिट ओवर हियर, जिससे लाइट आ रही है। ठीक है, तो देखो लाइट के वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, लाइट विल हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ना। ओके, फिर यहाँ से भी देखो, यू जस्ट काइंड ऑफ सी, यहाँ से भी विल बी आल्सो बी एबल टू प्रोड्यूस टू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर मतलब यहाँ पर दो लाइट के सोर्सेस काइंड ऑफ, अब एक सामने दो, मतलब इस वेव फ्रंट को बेसिकली हमने दो वेव फ्रंट्स में डिवाइड कर दिया। देखो, एक ये वेव फ्रंट हो गया, एक ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, तो अभी ये दो वेव फ्रंट कैसे चलेंगे, ये दो वेव फ्रंट अपने इस पर, मतलब यू कैन जस्ट सी, हमने देखा है ना, अगर एक पॉइंट सोर्स है, देखो पॉइंट सोर्स है, तो उससे वेव फ्रंट कैसे निकलते हैं, ऐसे मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस। तो इससे भी देखो वेव फ्रंट ऐसे से निकल रहे हैं, इससे भी वेव फ्रंट देखो ऐसे से निकल रहे हैं। ठीक है, तो नाउ इफ यू जस्ट सी, इफ यू जस्ट सी इट हियर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज, ओके, ये मान लो ये एक पॉइंट पी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पी में देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ सम पाथ डिफरेंस। क्या होगा, बिकॉज ऑफ सम, यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वजह से वी विल गेट काइंड ऑफ अ, मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा, हमें एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। यहाँ पे तो हमने मैक्सिमम मिनिमम बताया। देखो, ब्लू ब्लू से जो दिख रहा है दैट्स प्रोबेबली मिनिमम, येलो से जो दिख रहा है दैट्स प्रोबेबली मैक्सिमम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, या इस यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो कितना होगा, दैट वी वांट टू सी फर्स्ट। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, उसके लिए भी सीन कि हम यहाँ पर पहले निकालेंगे इसका पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस मतलब क्या हुआ, S1P माइनस S2P। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, S1P माइनस S2P, ये हो गया इसका पाथ डिफरेंस। ठीक है, करेक्ट। और आपको मालूम है, ये तो पाथ डिफरेंस हो गया विच इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो दोनों इस पॉइंट पर जब वेव इंटरफियर करेगी तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। सी वी हैव टॉक्ड अबाउट फेज डिफरेंस बिफोर। फेज डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया, सपोज एक वेव ऐसी है, ठीक है, और दूसरी वेव मान लो ऐसी है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 हो गया। एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव ऐसी है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, वॉट एवर दैट इज। एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव मान लो ऐसी है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, वॉट एवर दिस इज, इट्स ग्रेटर देन 90, हो सकता है 120 हो, इट्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, दो एम्पलीट्यूड्स के बीच का जो एंगल है, बेसिकली जो हम वेक्टर में ऐड करते हैं जब दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। ठीक है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, व्हेन वी ऐड दीस टू वेक्टर्स, तो इन दोनों के बीच बीच में जो एंगल होता है, करेक्ट, करेक्ट, दैट्स वेरी सिमिलर टू द फेज डिफरेंस ओवर हियर, वही तो है फेज डिफरेंस। करेक्ट, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बना रहा है, करेक्ट, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट फेज डिफरेंस। तो अगर मान लो, अ, अगर आपकी दोनों वेव्स सेम फेज में, तो सेम फेज का मतलब क्या हो गया, सेम फेज का मतलब हो गया कि जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा और ऐसा आ रहा होगा, सेम फेज, दोनों के बीच में एंगल इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री। ठीक है, डिफरेंट फेज का मतलब वो ये एंड दिस।
ठीक है, ऑपोजिट है तो करेक्ट। तो अगर देखो, अगर ऐसा आपका एम्पलीट्यूड ऐसा आ रहा है तो इट विल गिव यू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज 2E0, और अगर आपका एम्पलीट्यूड इस तरह से आ रहा है तो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 0। वी कैन सब्ट्रैक्ट इट ना, E1 मान लो E1 है, E2 है, या इसको बोल देते हैं E2 माइनस E1। यहाँ पे अगर E1 है, E2 है, तो दिस विल बी E1 प्लस E2। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम में है ये बेसिकली इस पोजीशन को करस्पॉन्ड कर रहा है। अदरवाइज आप देखो कि कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करो, कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करो, अगर आप S1P माइनस S2P निकालते हो, करेक्ट, इफ यू आर एबल टू गेट दिस S1P माइनस S2P, करेक्ट, S1P माइनस S2P, ये डेल्टा एक्स यहाँ पे रख दो, और जो आपको लाइट का वेवलेंथ मालूम ही होगा, ठीक है, यू नो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यू कैन ऑलवेज फाइंड फेज डिफरेंस कितना है, और उस पॉइंट पे यू कैन गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? यू नो द वेक्टर फॉर्मूला फॉर दैट। क्या था वेक्टर फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? कोई बताएगा क्या था वेक्टर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? यस बच्चों बताओ क्या था फॉर्मूला? ई नेट इज इक्वल टू, यस कितना था, क्या फॉर्मूला था? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा और पूरा अंडर रूट cos 5, ये 5 लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अब अगर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए E1 प्लस E2 की कंडीशन, E1 प्लस E2 अगर हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट, तो यहाँ पे फाई की क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए? फाई की वैल्यूज होनी चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर हमने 0 रख दिया तो कितना हो गया, एक 2E1 E2 हो गया, 2 पाई रख दिया तो कितना हो गया, अगेन प्लस 2E1 E2 हो गया। तो दिस बेसिकली गिव्स अस E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल गिव अस E1 प्लस E2, ठीक है। और अगर हमें E1 माइनस E2 चाहिए, करेक्ट, E1 माइनस E2 चाहिए, तो फाई कितना हो जाना चाहिए, पाई हो जाना चाहिए, 3 पाई हो जाना चाहिए, 5, क्योंकि इन सब पे जब cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई सब रखोगे आप, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज दैट यू गेट, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा मतलब दिस विल बी E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, बाहर जब मतलब आई मीन सॉल्व दिस यू गेट E1 माइनस E2, ठीक है ना। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? ठीक है, समझा सर। ओके। अब देखो, अब ये है सेटअप हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, दिस इज सेटअप फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वही ऊपर वाला ही जैसा, ठीक है। तो अब अगर हमें फाइंड करना है पी पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पर क्या होगा, इट विल बी केस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, विल जस्ट राइट इट अगेन, ठीक है। तो सर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड का चल रहा है ना यहाँ पे? हाँ, यस, मैक्सिमा या मिनिमा एम्पलीट्यूड पे चाहिए, ठीक है, ओके। तो एक से इसको आप पूरा डिलीट कर दो, फिर से हम लोग एक बार इसको एक डेरिवेशन में देख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो, तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी या एम्पलीट्यूड जो होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया तो मतलब इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी ना, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी, क्यों? बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अब मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस D है ये बहुत छोटा होता है, और ये वाला जो D है, कौन सा D, ये D, दिस कैपिटल D, दिस इज वेरी लार्ज, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो D है दिस इज वेरी स्मॉल, एंड दिस D कैपिटल D दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये D स्मॉल है, ये D लार्ज है। मैंने आपको बताया भी था D इनफैक्ट यहाँ पे सोचो, D की जो वैल्यू होगी, D की जो वैल्यू की अप्रोक्सीमेटली इट्स इवन लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है।
और डी की जो वैल्यू होती है इट्स ग्रेटर देन 1 मीटर। तो आप सोच लो कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी होता है ये मतलब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट्स ओवर हियर, बट दिस एंगल थीटा इज नॉट वेरी बिग एंगल, इट्स वेरी स्मॉल एंगल। समझ रहे हो, एंगल थीटा जो है इट्स नॉट अ वेरी बिग एंगल, इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, ठीक। तो क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस, तो अभी समझो ये दो पॉइंट्स बहुत पास पास में है, और आपको यहाँ पर ये थीटा आपको दिख रहा होगा, यू सीइंग दिस थीटा, so if you consider this theta somewhere very small angle, तो ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, दिस डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी के बराबर ही होगा। देखो मतलब यहाँ पर ये जो ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रहा है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज डी एंड दिस आल्सो, दोनों का हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि दोनों डी के बराबर है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आर यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। तो अब देखो यहाँ पर हमने इसको डिराइव कैसे किया था। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, S2P माइनस S1P चाहिए। हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P, हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो S2P को हम क्या लिख सकते हैं, S2P को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। S2P को देखो, अब यहाँ पर अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखोगे, तो बेसिकली ये हम वाई पोजीशन पर देख रहे हैं, मतलब ये इसकी जो सेंट्रल पॉइंट है इन दो स्लेट्स के बीच के जो पॉइंट है, इससे हम वाई डिस्टेंस ऊपर गए, तो हम वहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जस्ट ट्राई टू कंसीडर दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कंसीडर दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे एस ये वाला, तो दिस विल बी S2P ना, तो this S2P is going to be y plus d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये कि नहीं आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। y, देखो ये y प्लस d/2, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस d है, देखो ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा ना, इसका दिस डिस्टेंस भी d/2, दिस विल बी आल्सो भी d/2, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, ये आएगा कि नहीं Yes, आएगा। sir. और इसी तरह हम S1P को क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, y S1P के लिए भी हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, S1P के लिए हमें लेना पड़ेगा सीधे ट्राइंगल, we have to take this triangle for S1P। ओके बच्चों, तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर देखो कितना होगी, ये देखो ये टोटल डिस्टेंस y है, कितना है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस y है इतना, इसमें से हमें d/2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, इतना d/2 जो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, इतना d/2 में तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। तो कितना होगा y, ये टोटल y माइनस d/2, यस आ जाएगा। तो देखो ये Yes, sir. y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यहाँ पर ये मेरा हो गया डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस ना, डेल्टा एक्स इज दिस। अब बताओ यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं हम, यस एनीवन, एनी गेस, क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं यहाँ पर, क्या किया था हमने, स्मॉल डी इज मच लेस, तो वो क्या नेग्लेक्ट होता है। क्या चीज, क्या क्या बोल रहे हैं, स्मॉल डी बहुत कम है तो हाँ यस। तो स्मॉल डी इज, देखो स्मॉल डी बहुत ही कम है किससे, अब बड़े डी से, तो क्या अप्रोक्सीमेशन क्या होगा यहाँ पर, एक्चुअली मैंने जो इसका डेरिवेशन किया था यहाँ पे अंडर रूट साइन नहीं लिया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर मैंने यहाँ पर
we have taken this sign S2P square, S2P square minus S1P square. We'll just write it like this. मतलब इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये एक स्क्वायर हो गया और ये दूसरे स्क्वायर। बच्चों डेरिवेशन समझ रहे हैं ना आपको? डेरिवेशन सब बच्चों को समझ रहे हैं ना? सॉरी, स्क्वायर नहीं, ये इट विल बी जस्ट अ ब्रैकेट। ठीक है, ये स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को हटा दिया मैंने, मतलब मैंने अगर इसको ऐसे लिखा S2P स्क्वायर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और दिस कुड बी रिटन एज S1P स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे मेरा देखो, उससे व्हाट विल हैपन विद दिस इज, उससे जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस बच्चों, हो जाएगा। यस सर। सी अगेन आई रिपीट, देखो मैंने क्या किया, ये जो S1P था, S1P ये आपको दिख रहा है यहाँ पे S1P, तो S1P का होल स्क्वायर कितना होगा, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, सी दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इस ट्राइंगल को हम ये लिख सकते हैं, जो ब्लू से ट्राइंगल बना। ठीक है, दिस इज S2P एंड दिस इज हाउ मच, ये, हाँ, तो ये देखो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है मेरा, y प्लस d/2, दिस डिस्टेंस इज y प्लस d/2। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, S2P होल स्क्वायर इक्वल्स टू y समथिंग लाइक दिस, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ओके, नाउ समझा ना बच्चों? एंड सिमिलरली यस सर। जब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई y माइनस d/2, और ये डिस्टेंस हो गई d, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज, ये अगर r है तो बेसिकली ये R2 बेसिकली जो है यहाँ पर R2। ठीक, तो यहाँ पे R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर आप ये लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते, इस वाले पे y माइनस d का होल स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, देखो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, आई होप अभी समझ में आया होगा आपको। ओके, तो जल्दी से देखते हैं अभी। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, नाउ दिस, अब ये खुद से भी आप करके देखना। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? तो फाइनली यू गेट व्हाट, y स्क्वायर प्लस dy आ जाएगा, प्लस dy प्लस d स्क्वायर बाई 4, सॉरी डेल्टा x नहीं, ये क्या है, ये क्या है मेरा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये है। ठीक है, इक्वल टू दिस, इसको इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू, तो ये ध्यान रखना है क्या है ये, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये तो मैं लिख देता हूँ, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म है। ओके, अब देखो इसको जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर, प्लस माइनस dy प्लस d स्क्वायर बाई 4। ठीक है, समझी बात?
तो देखो यहाँ पर इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर अगेन कैंसिल्स, डी स्क्वायर बाई फोर अगेन कैंसिल्स, क्या बच गया आपका 2d1। अब देखो अभी क्या अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा यहाँ पर, s2p माइनस s1p और s2p प्लस s1p, ठीक है, s2p प्लस s1p, s2p प्लस s1p। अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो एंगल थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, समझ रहे हो, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, मतलब ये जो पॉइंट है P होगा, दिस एंगल इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब आपको नहीं लगता अगर ये एंगल बहुत छोटा अगर हो गया, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था स्लेट्स, अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब आप यहाँ पर दो लाइंस बनाओगे तो अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इक्वल। देखो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मान लो या अभी समझो मेरे पास दो बहुत ये यहाँ पर एक यहाँ पे स्लिट है, ये तो मैंने फिर भी बहुत बहुत बड़ा बना दिया है, स्लिट तो इससे भी कम डिस्टेंस पर होती है, ये 1 मिलीमीटर से ज्यादा ही डिस्टेंस है, ठीक है, बट लेट्स अज्यूम ये तो स्लिट है आपको ताकि अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मेकिंग इट लाइन, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो मैं एक लाइन लेता हूँ जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत स्मॉल एंगल पर, ठीक, और दूसरी लाइन भी लेता हूँ बहुत स्मॉल एंगल पर, देखो तो आपको नहीं लगता ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी, अगर आप इसको और मतलब अभी यहाँ पे तो मैंने डिस्टेंस कम लिया है, पर अगर आप इसको और सोचो और थोड़ा दूर लेके जाओ, 1 मीटर की दूरी पर लेके जाओ, तो डोंट यू थिंक कि ये वाली लाइन जो कि यहाँ पर ये S1 है, ये यहाँ पर S2 है, तो आपको नहीं लग रहा है ये वाली लाइन और ये P है, तो S1P प्लस S2P ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, S1P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S2P। बोल सकते कि नहीं बोल सकते जियोमेट्रिकली, बच्चों बताओ जल्दी से, यस सर। बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा पॉइंट, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास पास में हैं और ये पॉइंट P बहुत दूर है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, जब आप इस पॉइंट को P से और इस पॉइंट को P से कनेक्ट कर देते हो, देन व्हाट हैपेंस S1P और S2P दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसको हम नाउ इफ वी नो S2P प्लस S1P, कहाँ पे मैंने लिखा था, एक सेकेंड, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S1P और S2P और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा बच्चों, कैन वी से दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस डिस्टेंस D बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस D है ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब देखो ये S1P S2P क्योंकि एंगल भी बहुत छोटा है, और अगर हम इसके बीच से अगर ये डिस्टेंस D निकालते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं S1P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। अच्छा कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, दिस रीजन है, ये बात कितने बच्चों को समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों है, सब बच्चों को समझ में आई है, एवरीवन यस सर, समझा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, यस सर। श्योर, आगे बढ़े फिर, यस हाँ सर। सर। ओके। तो अब अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर देखो S1P प्लस S2P को हम क्या लिख सकते हैं, S1P प्लस S2P को हम 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यस बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है कि मेरा S1P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। इसका रीजन क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, और देखो ये क्या है, ये है मेरा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, 2 तो ये dy क्या है, ये डेरिवेटिव वाला dy नहीं है, ये आपका d इज व्हाट, स्लिट का डिस्टेंस d
और y क्या है मेरा, व्हाट इज y, y इज पोजीशन ऑफ द pth रेंज, जो भी रहेगा वो मेरा, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेल्टा एक्स कितना आ गया, dy बाई डी। बच्चों ये डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये अगर नहीं समझा तो आगे का कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो देखो ये डेल्टा एक्स मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। यस बच्चों बताओ जल्दी से, ये समझ में आया कैसे है डी बाई डी डेल्टा एक्स, ओके हाँ सर समझा। करेक्ट। तो अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो हम क्या बोलेंगे, दिस, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो जीरो होना चाहिए। जीरो का मतलब क्या होगा, देखो इसको चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक नए उसमें बनाते चलो इसको, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो या तो अभी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो, तो अभी हमने क्या कंडीशन देखी, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, कितनी आ रही थी डेल्टा एक्स की वैल्यू, सी दिस, dy by d। हाँ डी वाई बाई डी, तो उसके फिर से देख लें डी वाई बाई, तो याद रखना, तो डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी डी वाई बाई डी। और मैं यहाँ पर एक डायग्राम और पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हम पहले देखते हैं। अगर मान लो हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो हमें क्या करना था यहाँ पर, हम क्या कर सकते थे यहाँ पर, हम देखो हम एक लाइट रे को, we would have taken one light ray over here, और यहाँ पर ऐसे ऐसे लाते थे, ठीक है, और दूसरी लाइट रे को यहाँ पर ऐसे लाते थे, दूसरी लाइट रे को ऐसे। तो आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक दिस वुड बी लाइक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो जरा, S1P, अभी पॉइंट मेरा P कहाँ पर है, मेरा पॉइंट P जो है वो ये है, ठीक है। तो अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे S1P माइनस S2P जीरो होगा, ये S1P माइनस S2P इस पॉइंट पर जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जियोमेट्रिकली इक्वल होंगे। बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, तो दिस इज जीरो, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ पर हमें कौन सा मतलब व्हाट डू यू थिंक विल बी द एम्पलीट्यूड दैट वी गेट, हियर वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और वी गेट मिनिमम एम्पलीट्यूड, बताओ जरा मुझे। यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम मिलेगा या हमें एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा, अभी बताओ। अगर मैंने बोला S1P माइनस S2P जीरो हो गया था, जल्दी से बताओ। यस बच्चों जल्दी बताओ क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। यस बच्चों जल्दी से बताइए। Here we get maximum amplitude and minimum amplitude. So here we get actually maximum amplitude. क्यों है maximum amplitude है, देखो डेल्टा x जो है वो मेरा जीरो है, डेल्टा x जीरो हो गया ना, ठीक है। तो इफ डेल्टा x इज जीरो तो हमें क्या मालूम है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। तो ये अगर डेल्टा x मेरा जीरो हो गया तो फाई कितना हो गया, फाई इज अगेन जीरो, ठीक है, फाई इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे तो नहीं लिखा, ई नेट का जो फॉर्मूला था, ई नेट का फॉर्मूला क्या था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, पीछे कर लेता हूँ, E1 E2 cos फाइव, तो cos फाइव को जीरो पुट कर दो अभी, तो ई नेट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, यस सर। करेक्ट।
तो इसलिए हमें यहाँ पर व्हाट वी गेट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस थिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अच्छा देखो, अब अगर हम बोलते मान लो अभी हमें इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, करेक्ट। अब हमें फाइंड करना है कि y का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, कि अगेन वी गेट इस मैक्सिमम क्या है, तभी हमें यहाँ पर भी मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, सिमिलरली वी कैन गो डाउन एंड फाइंड आउट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। ठीक, तो हमने ऐसे ही देखो, इफ यू जस्ट रिमेंबर हमने डिस्टेंसेस ऐसे ही लिए थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो अब देखो अभी यहाँ पर क्या है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ठीक, तो अब हमें चाहिए ये वाला पॉइंट, हमें हमें फाइंड आउट करना है कि इस वाले पॉइंट P, अभी ये जो पॉइंट P है, अभी P यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पर अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसी कंडीशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगेन व्हाट वी विल डू, उसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। ठीक है, and similarly this one also। ठीक है, तो यस, तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पर, अगेन तो ये डेल्टा एक्स है ना मेरा, तो देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए यहाँ पर अगेन। तो अब डेल्टा एक्स पहली बार हमें 0 मिला, नेक्स्ट टाइम अब क्या मिलेगा, अब फाइव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट उसके लिए यहाँ पर फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी फर्स्ट टाइम वी गॉट इट एट 0। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा। एक बार तो हमें 0 मिल गई देखो ना, वन टाइम वी गॉट इट एट 0 एज 0। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइव की क्या हो जाएगी, 2 पाई क्या, 2 पाई यस यस 2 पाई हो जाएगी। तभी तो हमें देखो मैक्सिमम मिलेगा ना, नेक्स्ट मैक्सिमम के लिए हमें पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए। बेसिकली एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना यहाँ पर, फेज डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 0 पॉसिबल ही नहीं है फेज, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, और जब हम और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे फेज डिफरेंस वहाँ पे 4 पाई होना चाहिए, लाइक दैट इट शुड बी लाइक दैट, करेक्ट। तो अब देखो जब मेरा फाइव 2 पाई है, तो जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, तो पाई पाई इनफैक्ट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा के बराबर आ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर पुट कर दूंगा, ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा। तो वाई की तो फर्स्ट दैट इज फर्स्ट मैक्सिमा जो मिलेगा हमें, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट मैक्सिमा, नंबरिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा इज एट, तो y1 पुट कर दें, फर्स्ट मैक्सिमा इज एट d लैम्डा बाई d। ये बात समझ में आई बच्चों, देख लो जल्दी से, ये किसको नहीं समझ में आया, इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था मेरा, y इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, दिस वाज y इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या मिला, क्या मिला, मैक्सिमा मिला। क्यों, क्योंकि S2P और S1P दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज बेसिकली पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली 0, करेक्ट। फिर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब देखो, तो ई नेट की जो वैल्यू है, मैं इसको बड़ा कर लिख देता हूँ थोड़ा सा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 2 टाइम्स E1 E2 cos phi प्लस 2 E1 E2 cos phi। ठीक है ना, तो अब देखो, तो इस पॉइंट पे तो मैं फाइव 0 हो गई, इस पॉइंट पे फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, इस पॉइंट पे फाइव की वैल्यू 0 हो गई। अब ये मुझे इसी पॉइंट पर मिलेगी फाइव की वैल्यू 0। ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे फाइव की वैल्यू क्या क्या अभी हम कंसीडर कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फाइव की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज E1 प्लस E2 हमें मिलना चाहिए। अब उसके लिए नेक्स्ट एक बार तो फाइव की वैल्यू 0 पुट कर दो, आ जाएगा। फिर एक बार फाइव की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पर 2 पाई पुट कर सकते हो, करेक्ट। तो जब आप 5 को 2 पाई पुट करोगे तो ये गेट y1 एज दिस।
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अब इसी तरह अगेन आई कैन टेक अनदर पॉइंट यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो व्हाट वी सी इज हियर, इस पॉइंट पर अगेन हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर हमें अगेन क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए। तो अब 2 पाई तो हो गया। अब इस पॉइंट पर कौन सी कंडीशन हो सकती है, पॉसिबल 4 पाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर क्या होगी कंडीशन, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? देखो इस पॉइंट पर जो कंडीशन होगी दैट विल बी, सो यहाँ पे 2 पाई आई, फिर यहाँ पे हो सकता है 5 हमारा 4 पाई आ जाए, फिर हो सकता है यहाँ पर जो मेरा फेज डिफरेंस है वो 6 पाई आ जाए लाइक दैट। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हम देख रहे हैं, फेज डिफरेंस 2 पाई 4 पाई 6, तो फेज डिफरेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। लाइकवाइज यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा, अभी जब हम यहाँ पर देखेंगे हो सकता है यहाँ पर हो सकता है ये तो ऊपर वाले पॉइंट्स की बात होगी। नीचे वाले जब पॉइंट्स पे हम जाएंगे तो इट कुड बी व्हाट, हो सकता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे जो हम देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे जब आप देखोगे तो हो सकता है इस पॉइंट पर आपका जो फेज डिफरेंस है वो अभी कितना हो जाए। तो एक तो बार देखो जीरो पे ये पॉसिबल है, 0 2 पाई एंड ऑल दैट, उस पे पॉसिबल है ये। और दूसरे अगर निगेटिव वैल्यूज की हम बात करें, निगेटिव वैल्यूज में पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, निगेटिव वैल्यूज में पॉसिबल है। अगर मान लो मैंने -2 पाई ले लिया, कॉस ऑफ -2 पाई कितना होगा, इट इज कॉस 2 पाई ओनली ना, होता है कि नहीं होता है? इस तरह कॉस ऑफ -4 पाई कितना होगा, कॉस ऑफ 4 पाई होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, फेज आपका मान लो -2 पाई है, ठीक है, फेज यहाँ पर आ गया -2 पाई। समझ में आ रही है बात? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, मतलब ओनली थिंग इज वाई की जो पोजीशन है अभी वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव आ जाएगी बस। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? बस यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगी। तो इट्स समथिंग लाइक सेइंग कि ऊपर हमारी y की वैल्यू सब, मतलब देखो, तो हमें पहला जो मिला y इक्वल्स टू 0 पे मिला, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमें मिला y1 इक्वल्स टू d लैम्डा बाई d पे मिला। तो हमें इसी तरह सिमिलरली -d लैम्डा बाई d पे भी एक मैक्सिमम मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। yes sir. दोनों स्लिट का ये 0 हो गया, दिस वाज लाइक ओरिजिन। अब हम जब ऊपर जितना डिस्टेंस हम ऊपर यहाँ से जाएंगे हमें मैक्सिमम मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें एक मैक्सिमम मिलेगा। करेक्ट, इट इज जस्ट लाइक अ ग्राफ, आप देखते हैं ना 0 +1 +2 फिर नीचे -1 -2 लाइक दैट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो अगर आपके पास समझ में आ गई है तो देखो ये किसके लिए था बेसिकली, ये था मेरा, ये था 5 था 2 पाई के लिए, ठीक है। इसी तरह जब हम 5 को 4 पाई कर देंगे, ठीक है, 5 को जब हम 4 पाई कर देंगे तो देखो y2 कितना हो जाएगा मेरा, 5 को 4 पाई कर दो तो बेसिकली यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ गया आपका कितना आ गया, 2 लैम्डा आ गया ना, डेल्टा एक्स यहाँ पे 2 लैम्डा आ गया। तो इसी तरह तो 5 इक्वल्स टू 4 पाई पे y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी पुट कर दो 2 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा पुट किया था ना, ये हमने इसके लिए पुट किया था ना यहाँ पर, तो अभी हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, dy बाई d, दिस इज बेसिकली y2, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो y2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई d। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है ना। इसी तरह y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा d बाई d। इस तरह y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा d बाई d, ठीक है। एंड दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, करेक्ट। तो इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं, एंड दिस इज माय फर्स्ट फ्रेज, दिस इज माय सेकंड फ्रेज, दिस इज द कन्वेंशन ऑफ स्पीकिंग, ऐसे हम बोलते हैं उसको, ठीक है, समझी बात? सर और इसी तरह y0 क्या किया गया, y0 क्या है?
ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल है ना, सेंट्रल फ्रिंज है ये, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। और इसके ऊपर वी गेट ऑल फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज लाइक दैट, तो मैंने बनाया। समझी बात? यस सर। और इसी तरह वी ऑल्सो गेट इट डाउन, मतलब अभी अगर आपका ऊपर देखो, तो अभी ये सब तो पोजीशंस आपकी इस पॉइंट के लिए आई ना। इसी तरह वी कैन ऑल्सो से भाई, अगर मान लो मेरा ये y इक्वल्स टू 0 है, ठीक, और ये क्या है मेरा, ये y1 है, ठीक, यहाँ से ऐसे मुझे कुछ नहीं, ठीक है ना। आई कैन ऑल्सो टेक इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे जो फेज आएगा आपका, अगेन यहाँ पे ऑल दैट, तो ये -y1 हो जाएगा, और अगर मान लो y2 है तो ये -y2 हो जाएगा, ठीक है। तो what will be the positions of central maximum, not central maximum, positions of maximum intensity of light, या maximum amplitudes, which is equivalent to maximum intensity also, maximum। तो maximum amplitudes के positions क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। एक तो y इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर प्लस माइनस, इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी, देखो बोल सकते हैं ना, डी दिस, ठीक। तो दैट मीन्स ऊपर भी डी लैम्डा बाई डी और नीचे भी डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। इसी तरह आई कैन गेट प्लस माइनस 2d लैम्डा बाई डी, इस तरह आई कैन ऑल्सो गेट 3d लैम्डा बाई डी, सो, ठीक है। और इसको अगर आपको एक nth टर्म में लिखना है, जैसे आप AP में लिखते होंगे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई डी, where n starts from 0, ठीक है, n starting from 0, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों बताओ किस आपको ये बात समझ में आई क्या? डिड यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आपके समझ में आ गई तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जस्ट ट्राई कैलकुलेटिंग इट योरसेल्फ, पोजीशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड्स फाइंड करो अपने आप से, और उसको nth टर्म में ऐसे लिखो, ठीक है, n शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन 0। बताओ जल्दी से, n की वैल्यू 0 से ही रखो इसको, ठीक है। तो मेक्स थिंग सिंपल, लेट्स टेक n फ्रॉम 0 ओनली। ये तो एक बार n 0 लोगे, एक बार n 1 लोगे, तो इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन। तो लेट्स मेक थिंग सिंपल, हम n की वैल्यू 0 से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके, जल्दी से बताओ मिनिमम एम्पलीट्यूड्स की पोजीशन खुद से फाइंड करके देखो। ओके, अब बच्चा आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो ये मेरी क्या है, 2 स्लिट्स हैं, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी। तो अगर मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, करें मान लो इस पॉइंट पे मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो ऑब्वियसली सेंट्रल वाला जो पॉइंट है तो मैक्सिमम का रहेगा। अब इसके बाद मिनिमम वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, मान लेते हैं हम, हमें मिनिमम वाला पॉइंट, पहला मिनिमम का पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है। पहला मिनिमम का पॉइंट मान लो यहाँ पर ऐसा मिले। तो अब अगेन, अब यहाँ पर फाई कितना होना चाहिए फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए फाई कितना होना चाहिए, फाई होना चाहिए पहले मिनिमम के लिए, ठीक है ना। तो फाई दिस शुड बी फॉर फर्स्ट मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे पाई को पाई पुट कर दो, देखो ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। समझी बात, समझी बात बच्चों? Yes, sir. ओके, तो अब अभी हमने निकाला था डेल्टा एक्स, मेरा कितना आ रहा था, डी लैम्डा बाई डी, डी वाई बाई डी बेसिकली ना। तो अब यहाँ पर अभी आप अभी निकाल लोगे, तो फर्स्ट जो पोजीशन आ रही है कितनी आ रही है, मतलब ठीक है, इसको मैं
फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा कितना आ जाएगा, इसको लैम्डा बाई 2 पुट कर दो, डी बाई लैम्डा बाई 2 डी बाई, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरह देखो Yes. आपका आपकी जो मिनिमा की जो पोजीशन आएंगी, एक बार लैम्डा बाई 2 आएगा, फिर दूसरा किस में आएगा, दूसरे के लिए हम 3 पाई कर देंगे यहाँ पे, तो 3 पाई के लिए कितना हो जाएगा, ये 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। फिर 3 के बाद कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 7, तो 7 लैम्डा बाई 2 लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे जब आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, तो y2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई वाई आ जाएगी, ठीक है। इस तरह y3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 लैम्डा डी बाई 2y, ठीक है। इस तरह y4 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 लैम्डा डी बाई 2y, ठीक है ना बच्चों। ठीक है Yes, कि sir. नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने y क्यों लिख दिया यहाँ पर, आई एम सॉरी, शुड बी स्मॉल डी ना, लैम्डा बाई 2, एक सेकंड, y की पोजीशन थी ना, तो d बाई, यहाँ पे d आएगा, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे y लिख दिया, इट शुड बी स्मॉल डी, ये स्मॉल डी होगा, हाँ मैंने गलती से लिख दिया। चलो, समझी बात कि नहीं समझी, समझी बात। यहाँ Yes, पे sir. कहते हैं कि आपको यहाँ पर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 से जब पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 d बाई डी, करेक्ट, कैपिटल डी बाई डी, ठीक है। तो इसको अगर आपको nth टर्म में लिखना है, तो इसका जो nth टर्म है वो कितना हो जाएगा, n 2n प्लस 1 बाई 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई। तो ये किसकी कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे Yes. भी n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो, ठीक। तो मैक्सिमा की देखो कंडीशन क्या आ गई मेरे पास, सो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या आ गई, condition for maxima was y n d lambda by 2, ठीक है, n starts from 0 1 4, ठीक है। और कंडीशन फॉर मिनिमा कितनी है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मिनिमा कितनी होगी मेरी, nth फ्रिंज कहाँ पे रहेगा, n प्लस हाफ, ये ऐसे याद रखो, तो n प्लस हाफ d लैम्डा बाई 2, हाफ का बस इसमें एडिशन हो रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। Yes, यहाँ पे sir. भी n is from 0 1 2 and so on। इसको जल्दी से लिख लो, ये दो कंडीशन जल्दी से लिख लो। तो यहाँ पर देखो, ये जीरो वाली जो पोजीशन है, जीरो वाली पोजीशन क्या है बच्चों आपकी, दिस इज, मैंने बताया इसको बोलते सेंट्रल मैक्सिमम, जीरो इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। और जीरो के बाद क्या आ गया आपका, ये जीरो वाली पोजीशन आ गई, ठीक है, फ्रिंज की। ये जीरो के बाद कौन सी पोजीशन आई आपकी, मतलब ये ब्राइट में फिर डार्क मिला, फिर देखो फिर आपको ब्राइट मिला, फिर लाइक दैट। तो ये जो मैंने y1 बोला था, ये y1 वाली पोजीशन है, ये y2, इसका दिस इज माइनस y1, दिस इज माइनस y2, लाइक दैट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे m लिखा है, बट यहाँ पे आप n ले सकते हो, इसको भी टेक करना है n ऑल्सो हो, इसको आप n लिखो, n प्लस 1, ठीक है। तो n को -1 पुट कर दो, -2 पुट कर दो, स्टेप, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस से लिख सकते हो, यहाँ पे भी प्लस माइनस से लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो n को जब आप ठीक है, n को प्रोबेबली जब आप 0 पुट करते हो, तो ये 0 फ्रिंज के साथ ये आपका ये वाला ये आ रहा है, ठीक है। तो एक बार 0 हो गया आपका ये, ठीक। तो दिस इज प्रोबेबली 0 के साथ है, ये भी 0 के साथ है आपका, ठीक है ना, माइनस हाफ लाइक दैट,
एंड देन ये आप यहाँ पर जब -1 पुट करोगे, देखो -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, -1 पुट करोगे यहाँ पे तो -½ आ जाएगा ना, तो -½ +½ लाइक दैट इट विल ऑल दिस वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? Yes, sir. पॉजिटिव के लिए आपको ये वैल्यूज लेनी, नेगेटिव के लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज लेनी। ठीक है, जीरो पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन पुट कर दो, आपका यू गेट द पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। करेक्ट। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज अगर आपको ये चार्ट दिमाग में सेट है कि कैसे वैल्यूज आई मीन कैसे फ्रिंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। वैल्यू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अभी, सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड सी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। Yes, sir. तो ध्यान रखना है यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 पुट करो, 0 पुट करोगे तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी, ये वाली पोजीशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, +- हाफ के लिए। फिर 1 पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगी ना, तो 3/2 प्लस माइनस दोनों के लिए। ठीक है, तो इट्स लाइक बस आपको n की वैल्यू 0 1 2 पुट कर देनी और आपकी प्लस माइनस साइन भी लगा दो, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इस पर अभी चलो एक ये देख लेते हैं, इंटेंसिटी का भी जल्दी से देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। और ई नेट मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना कितना देखा था मेरा, ई नेट वाज कमिंग टू बी ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर cos 5। क्यों मैंने यहाँ पर ई नॉट क्यों लिए, ई नॉट इज बेसिकली, देखो यहाँ से जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है उसकी उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज ई नॉट, और यहाँ से जा रही है उसकी भी वेवलेंथ ई नॉट है। ठीक है, दोनों ई नॉट है। ठीक है, इसलिए तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछता है कि अगर मान लो इसका चेंज कर दिया, इसका चेंज कर दिया एंड ऑल, उस टाइप की प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ठीक है, तब इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया ये ई नेट स्क्वायर डिस्टेंस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ई नॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5। आगे कि नहीं आ गया, आ गया 2 ई नॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये ऐसा बोलता हूँ भाई कि यहाँ से जो आपकी वेवलेंथ आ रही थी इसकी इंटेंसिटी थी ई नॉट, यहाँ से जो वेवलेंथ आ रही थी इसकी भी इंटेंसिटी थी ई नॉट, तो सॉरी इंटेंसिटी नहीं वेवलेंथ थी ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी को भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी आई रहेगी, यहाँ पे भी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, आई रहेगी। दोनों स्लिट पे लाइट की इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो Yes, जाएगा। sir. तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा देते हैं कि यहाँ से आई जा रहे हैं, यहाँ से 2 आई आ रहा है एंड ऑल, तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करो। तो आपको प्रॉपर लॉजिक मतलब अच्छे से सॉल्व करके, मतलब यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। करेक्ट, ये जो रूल है ये केवल इसी के लिए, दिस रूल इज ओनली वैलिड इफ दीस 2 पॉइंट्स आर हैविंग सेम इंटेंसिटीज। ठीक है, ओके, तो ई नेट स्क्वायर ये हो गया मेरा, और इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ई नेट स्क्वायर, हाँ तो इसको मैं यहाँ पे इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 2i 1 प्लस कॉस होगी कि नहीं होगी। और इसको आप क्या कैसे लिख सकते, 2i cos स्क्वायर 5/2 5/2। ठीक है, समझ में आई बात। समझी बात बच्चों, किसी को कुछ डाउट है, नो सर। सबको समझ में आई ये बात। यस सर। Yes, Sir, in sir. coherent light source, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस देखते हैं।
So what is condition for interference? सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लिखना है आपको? हाँ ओके, तब तक आप लोग बताओ मुझे इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी। बाकी बच्चे लिख रहे हैं, कोई बताना चाहता है व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस दैट वी हैव सीन लास्ट क्लास? तो कोहेरेंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोहेरेंट। डन सर। ओके, अब बताओ कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। ओके, तो ठीक है, देखो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? वो सोर्सेस जिनका फेज, ठीक है, मैं वर्ड्स पे ध्यान देना, जिनका फेज और जिनका इंटेंसिटी, जिनका एम्पलीट्यूड, एवरीथिंग इज सेम, देन यू गेट डार्क एंड लाइट पैटर्न। ऐसा आपको तभी पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। जिनका फेज टाइम के साथ चेंज ना हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनका फेज बेसिकली टाइम के साथ चेंज ना हो, ठीक है, करेक्ट। और बाकी कंडीशंस हैं कि मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तो आपको और अच्छा पैटर्न दिखाई देगा। एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत अंतर है तो ठीक है, चल जाएगा, बट फेज उसका चेंज नहीं होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये होता है, देयर फेज शुड नॉट चेंज विद टाइम। एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो चल जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत मतलब समझो लाइट 4 और 4.1, correct, तो almost it will be 8.1 and minimum will be 0.1, तो वो आपको डार्क कुछ ऐसा दिखाई देगा। डार्क मतलब कैसा बोल सकते हैं, इस तरह का हो सकता है, आपको कुछ इंटेंसिटी दिखाई दे, यहाँ पे दिख रहा है कैसा, समथिंग लाइक दैट में हैपन। बट कोहेरेंट सोर्सेज का मेन कंडीशन क्या होता है? उनका फेज जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट। तो पहली कंडीशन क्या है? sources of light, your sources should be coherent. क्यों sources should be coherent again? तो अब देखो, चलो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी समझो एक स्लिट से मान लो हम बोलते हैं मेरे सोर्सेज इनकोहेरेंट है, तो क्या होता था? लेट्स ट्राई टू सी, अगर मेरे सोर्सेज इनकोहेरेंट होते थे तो क्या होता था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लाइट का हो सकता है, यहाँ पे लाइट का जो अभी मैंने क्या बोला, इनकोहेरेंट सोर्सेज में क्या होगा? दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग हर टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। फेज डिफरेंस कैसे टाइम के साथ चेंज होगा? फेज डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ से E1 आ रहा था, यहाँ से E2 आ रहा था, ठीक है। तो दिस वाज E1 वाज E0 अपॉन साइन kx माइनस ओमेगा 1t, ये तो थी वेव की इक्वेशन, होती है यही होती है ना। और E2 है मान लो E0 डैश साइन kx माइनस ओमेगा 2 डैश ओमेगा 2, करेक्ट। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? अगर अगर फ्रीक्वेंट मतलब इनका टाइम के साथ फेज चेंज हो रहा है, या सेम कैन बी k1 k2 भी हम ले सकते हैं, दैट्स आल्सो वैलिड, करेक्ट। तो अब चलो k1 k2 भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब टाइम के साथ क्या हो रहा है? फेज इसका चेंज हो रहा है। पहले जो मेरी इक्वेशन थी, पहले मेरे क्या था? kx माइनस ओमेगा टी, दोनों के लिए सेम था। ये वाला जो फेज का जो टर्म था दोनों के लिए सेम था। तो व्हाट हैपेंड वाज, जो फेज डिफरेंस आ रहा था मेरा, दैट वाज एटलीस्ट कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अभी सपोज अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ फेज डिफरेंस, करेक्ट, तो इस पॉइंट पे हमेशा फेज डिफरेंस मेरा 0 ही रहने वाला है, करेक्ट। इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस मेरा हमेशा 0 रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने इनकोहेरेंट सोर्सेज ले लिया तब क्या होगा? इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? जो फेज डिफरेंस है वो चेंज होता रहेगा। हो सकता है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पर आपको फेज डिफरेंस पाई मिल जाए। अगर पाई मिल गया तो आपको यहाँ पे मिनिमम फ्रिंज वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो और वैसे भी अगर चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो आपको एक कांस्टेंट इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर अभी आपको देखो इंटेंसिटी कैसी मिल रही थी? आपको इंटेंसिटी जो मिल रही थी ऐसी मिल रही थी ना, इट वाज काइंड ऑफ कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट का मतलब है ये ऑल सेम रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर फेज टाइम के साथ चेंज हुआ, देन व्हाट विल हैपन? ये ब्राइट और फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसा होता रहेगा। तो आपको एक कांस्टेंट फ्रिंज, मतलब ऐसा कांस्टेंट पैटर्न, जो वो ऐसा पैटर्न मिलेगा नहीं, फिर इट विल कीप ऑन चेंजिंग कांस्टेंटली।
ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसा मिलेगा। और अगर अपनी आपकी आई जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगी उसको, तो आपको फिर पैटर्न कुछ दिखाई नहीं देगा वहां पर। बिकॉज अगर आई का क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है, करेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी 1/0.2 से ज्यादा है देन यू वोंट सी आल्सो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट का वैसे ही रहता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही रहता है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड्स जो टाइम पीरियड है, तो देन आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ पे फेस, मतलब वहाँ पे आपको कोई पैटर्न ही नहीं दिखाई देगा। समझ में आई बात, क्यों यहाँ पर हमें सोर्सेस को कोहेरेंट लेना है? तो कोहेरेंट का मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट विद टाइम। इसीलिए देखो मैंने जब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखाया था, इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में देखो, तो सेम सोर्स से ही हमने इसको स्प्लिट किया है, दिख रहा है आपको? ये सोर्स सेम है, ठीक है। और ये वाला जो वेव फ्रंट है, अगर आप देखोगे ये वाला जो वेव फ्रंट है, इससे ये वाले वेव फ्रंट और ये वाले वेव फ्रंट निकल रहे हैं, इनका फ्रीक्वेंसी सेम ही है ना, इनका फ्रीक्वेंसी बोलो, इनका फेज सेम है कि नहीं है? इस वाले वेव फ्रंट में सारे पार्टिकल्स का फेज तो सेम ही रहने वाला है ना, रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो हमें फेज डिफरेंस देखना है कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अच्छा दूसरे क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? तो वन थिंग इज दैट फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। अगर चेंज कर दोगे टाइम के साथ तो क्या होगा, फिर आपको ये नहीं मिलेगा, कांस्टेंट पैटर्न एक नहीं मिलेगा आपका, जो पैटर्न वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। और अगर आपकी आई एकोमोडेट नहीं कर पाई तो आप इस पैटर्न को प्रोबेबली देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, और भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ठीक है, अब मैंने बोला कि दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड तो ऑलमोस्ट सेम होगा ही होगा, आपका सेम होना ही चाहिए इसका एम्पलीट्यूड ना। क्यों सेम होना चाहिए? अगर मान लो एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उतना चल जाएगा, बिकॉज आप होल जो बनाते हो वो अप्रोक्सीमेटली बनाते हो, करेक्ट। तो थोड़ा बहुत इंटेंसिटी का इधर उधर फर्क होता है, बट अभी समझो बहुत ज्यादा है, एक 2E है और एक E है, तो आपको ऐसा पैटर्न क्लियरली नहीं दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियरली विजिबल है, फिर यहाँ पर देखो मतलब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस, ज्यादा डार्कनेस है, फिर यहाँ पे डार्क डार्क ऐसा कुछ तो दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमें इंटेंसिटी जो है वो मतलब लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो भी ऑलमोस्ट सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो स्लिट है, स्लिट विड्थ, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए, ये डिस्टेंस जितना लार्ज होगा उतना अच्छा आपको फेज डिफरेंस मिलेगा। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, वेव्स शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। हमने पोलराइजेशन देखो पढ़ा है, करेक्ट, हमने पोलराइजेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पोलराइजेशन क्या होता है? अगर मान लो यहाँ पर जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा उसका अगर मान लो एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस वाले से जो आ रहा है, इसका भी जो एम्पलीट्यूड आना चाहिए वो भी ऐसे ही आना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, सॉरी पोलराइजेशन, वाइब्रेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। तो ये तो हो गए कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है ये भी बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। यस, मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है? एक ही कलर के। एक ही कलर, करेक्ट। क्योंकि देखो अगर आपने अलग अलग कलर्स ले लिए, अभी देखो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, अभी अगर आपने अलग अलग कलर्स लिए तो अलग अलग कलर्स में अलग अलग लैम्डा रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे फिर आपको कलर्ड फ्रिंज विड्थ्स मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, फिर कलर्ड पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखो, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर की लाइट हमें लेनी कोहेरेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज विद टाइम, मैं पे लिख देता हूं फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, ओके। फिर तीसरा आपने क्या देखा था, एम्पलीट्यूड शुड बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, दिस इज थर्ड कंडीशन। फोर्थ, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए और स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। और एक पांचवा हमने देखा था कि दे शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब अगर एक लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे से वाइब्रेट करे तो इस लाइट का भी एम्पलीट्यूड ऐसे ही वाइब्रेट करना चाहिए, विच वी गेट इजीली, उसमें इतना हमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, जस्ट जस्ट सेकंड, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक फ्रिंज विड्थ होता है। फ्रिंज विड्थ मालूम है क्या होता है? ऐसे बताया था मैंने, याद है किसी को फ्रिंज विड्थ क्या था? देखो, एक डार्क और एक ब्राइट, इसको एक पूरा आप ले लो, दिस इज बेसिकली वन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एक डार्क और एक ब्राइट। ठीक है, जैसे अगर आप सेंट्रल मैक्सिमम देखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम, और अगर आप मतलब इसको ऐसे जिस काइंड ऑफ आधा इसका ले लो आधा इसका ले लो, तो ये बेसिकली एक फ्रिंज विड्थ है आपके। ठीक है, ये तो फ्रिंज विड्थ बेसिकली एक डार्क एक ब्राइट, इसको एक फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के लिए आप कंडीशन क्या लगाओगे? दो, या तो आप दो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ले लो या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ले लो, दैट विल बी वन फ्रिंज विड्थ। ध्यान रखना इस बात को। तो फ्रिंज विड्थ बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई एन, मतलब अगर मान लो y3 माइनस y2 या वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। ठीक है, तो दिस सर डी लैम्डा बाई टी। हाँ बोलो बोलो। सर आप वेटिंग रूम चेक कर सकते हैं क्या? वेटिंग, एक सेकंड। समझा फ्रिंज विड्थ क्या होता है? ओके, इसने इस तरह समझ में आया फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो अगेन आई रिपीट, फ्रिंज विड्थ समझा मतलब सर। समझे ना, जो अभी एक दो बच्चे भी आए हैं, तो एक डार्क फ्रिंज और एक ब्राइट फ्रिंज, इसकी जो इसका जो ये विड्थ होता है इसको बेसिकली फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है फ्रिंज विड्थ, कैसे निकालोगे? जैसे मान लो अब अगर हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है तो आप बोलोगे कि 3 और 2 इन दो को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दो के डिस्टेंसेस, थर्ड ब्राइट और सेकंड ब्राइट, इन दो को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसमें ऑप्शंस आपको दे देता हूँ, इसके ऑप्शंस हैं, मैं लिख देता हूँ, सॉल्व करने स्टार्ट में ऑप्शंस लिख रहा हूँ। एक तो देखो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है, एक देखो बच्चों का आ भी गया, क्या था ये लिख के देता हूँ, 9II और 9I3 9II 9I3 9INI 9IN3। ठीक है, चलो
गुड श्रुति। देखो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी में फाइंड करनी है ना यहाँ पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए मैक्सिमम के लिए a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा ये दिस इज अ केस समथिंग लाइक जहां पर दोनों स्लिट से आपकी इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है। तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम में ऐसा देते हैं कि ये इस स्लिट से इंटेंसिटी, इस स्लिट से इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो देन यू हैव टू गो बाय दिस मेथड। या स्लिट का उन्होंने मान लो आपको दे दिया कि ये स्लिट का जो एरिया है वो स्लिट का एरिया इज इन द रेशियो ऑफ दिस, तो इंटेंसिटी मतलब तो एम्पलीट्यूड भी उसी रेशियो में रहेगा। तो ठीक है, ध्यान रखना सब बातों को। तो जैसे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका ये कंसेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो I1, और A2 को क्या लिख सकते हैं, 4I। करेक्ट, क्यों, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, आई थिंक आप बच्चों ने ऐसे ही किया रहेगा। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज I माइनस 4I। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, दिस गिव्स यू आई थिंक 2 ना, 2 3, तो 3 दिस गिव्स यू 9, और ये 2 2 माइनस 1, तो दिस इज I, दिस इज 1, तो 9:1। ठीक है, ठीक है ना, 9:1 के रेशियो में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सॉल्व करते हैं इसको। दोनों के बीच में व्हाट इज फेज डिफरेंस, इसके और इसके बीच में देखो फेज डिफरेंस कितना है, पाई इज हाउ मच, pi/3 is the phase difference, no? This is the phase difference between these two waves। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, cos pi। ये तो फॉर्मूला था, अभी तो हमने डिस्कस किया था, a1 स्क्वायर, ये था रिजल्टेंट का फॉर्मूला कि नहीं। ठीक है, ये कितना हो गया, 16 9, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया, अच्छा cos pi थी, cos pi थी कितना होता है, हाफ, तो ये 12 हो गया, प्लस 12 25, तो दिस इज ऑलमोस्ट 37, 37 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, 6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात। यस सर। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा, 1 मिनट का टाइम है। ये जबरदस्त हुआ, करेक्ट। श्रुति मधुर, करेक्ट करेक्ट।
ओके, सोहम सही, करेक्ट, वेरी गुड। Yes, Samar, Shalini, correct, very good. Yes, yes, Ishna. नहीं, Ishna. इश्ना आपको चेक करो आंसर। देखो यहाँ पर आपको अगर ये दिया है a sin ओमेगा t, करेक्ट, तो अगर इसको cos के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख दोगे इसको? लिख सकते ना y इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन, साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? ठीक है, इसका तो बाई 2 है आपका। यदि इसको ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख लो तो इसको साइन यहाँ पे लिख लो, तो इसको आप कैसे लिखो साइन। ठीक है, तो दिस इज सेम एज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जल्दी से बताओ इसका कितना होगा आंसर। यस, कितना हो जाएगा ये? यस, ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब 500 एंगस्ट्रॉम को यूज करें तो हमें कुछ क्या है, वी आर गेटिंग सम फ्रिंज बिट। मैंने आपको फ्रिंज बिट बताया कितना था, फ्रिंज बिट कितना था
d lambda by d was fringe width. ठीक है, ठीक है. If the source is replaced by another source of wavelength 6000 angstrom, तो ये W कितना था आपका 1 मिलीमीटर, when lambda was 5000 angstrom. कितना होगा, तो देखो ये d by d तो कांस्टेंट है यहाँ पर, करेक्ट. क्या बोल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ अपॉन लैम्डा, दिस इज कांस्टेंट. ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा 1 मिलीमीटर और लैम्डा यहाँ पे कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, व्हिच इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितना होगी दोनों, दिस इज 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो कितना हो गया, W is equal to 6/5 into 1. ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर. दिस क्वेश्चन नंबर 5 ना, तो जो भी आंसर है 5 में बताना. ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल बी डन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो दोनों के पीछे दोनों का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, दोनों का पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा के लिए आपको मालूम है ये दिस करेस्पॉन्ड्स टू y इक्वल्स टू सेंट्रल ब्राइट, मैंने आपको बताया. ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या कहते हैं लैम्डा, यहाँ पे y1 आ जाते हैं फर्स्ट ब्राइट, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 लैम्डा मतलब सेकंड ब्राइट. ठीक है, अगर ये 2 लैम्डा तो इट विल बी सेकंड ब्राइट. अगर ये आपका 3 लैम्डा हो जाएगा इसका रेट विल बी थर्ड ब्राइट. ठीक है, इसका आंसर इज सेकंड. समझी बात. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाती है, करेक्ट, मान लो एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो क्या होता है जो वेवलेंथ होती है दैट चेंजेस. ये तो आपको मालूम ही होगा, करेक्ट. तो अगर मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब म्यू है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, लेट्स टेक इट लाइक दैट. तो अभी देखो, अभी आपको क्या मालूम है, यहाँ पे स्पीड c है, यहाँ पे स्पीड v है, तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू म्यू इंटू v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे c को हम क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा इन एयर और म्यू इंटू n. फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है. n इंटू लैम्डा इन दैट मीडियम, n cancels, तो लैम्डा इन दैट मीडियम इज हाउ मच, लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू. दैट मींस व्हाट, तभी लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों, लैम्डा कम हो जाएगा. यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. देखो लैम्डा जो है अभी यहाँ पर क्या हो गया, लैम्डा यहाँ पर कम हो गया. मीडियम में जब लाइट जैसे एंटर करेगी वैसे ही लैम्डा या वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है,
समझ में आई बात? ओके, ये बात ध्यान है, ये ऑप्टिकल पार्ट अभी हम देखेंगे तो उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो क्या बोले, होल apparatus dipped in a liquid of refractive index 1.5, ठीक है, देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। तो यहाँ से पहले फ्रिंज विड्थ निकाल लो, कितना है फ्रिंज विड्थ, कितना था, लैम्डा डी बाई डी ना। तो लैम्डा कितना है, यहाँ पे लैम्डा ये है, टू मीटर्स, तो ये इसका तो ये मीटर में हो गया, और फ्रिंज विड्थ कितना है 0.6 मिलीमीटर, तो 0.6, ठीक है, कितना हुआ, ठीक है। तो इसको जल्दी सॉल्व करके देखो कितना है, सॉरी -10 है ना, कितना आता है इसको सॉल्व करने पर, आई थिंक इट विल बी, कितना है जल्दी से बता दो मुझे, ये 7 हो जाएगा ना, 10⁻⁷ -7 और 4/2/0.6, तो इसको एक 0 यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 कर देते हैं, तो 1 2 3 4 हो गए, तो ये कितना हो, 10⁻⁻⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻3, करेक्ट, 6 हो गया, ठीक, तो हो गया 2 3, तो 4/3 10⁻⁻3 मीटर्स, इतना हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको लिक्विड में डाल दिया, एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, अभी लैम्डा डैश चेंज हो गया ना, लैम्डा डैश डी बाई डी तो सेम ही है अगेन, तो लैम्डा डैश को क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई म्यू, या ठीक है अगेन यहाँ पे हम बोलेंगे म्यू फ्रिंज विड्थ अपॉन लैम्डा डैश डी, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो देखो लैम्डा बाई डी पहले इतना था, अब ये लैम्डा डैश बाई, ठीक है, तो अभी हमें ये फाइंड करना है, और हमें ये मालूम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने डिराइव किया है लैम्डा इन मीडियम, दिस इज बेसिकली, ये लैम्डा मीडियम में हो गया, ये लैम्डा एयर में हो गया, W, तो लैम्डा इन मीडियम अपॉन लैम्डा इन एयर इज 1/μ, ठीक है, तो दिस वाज हाउ मच, दिस इज 4/3 into 10⁻⁻3, ठीक है, और म्यू कितना है, म्यू इज 1.5, तो 1.5 मतलब 3/2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, इसको सॉल्व करके देखो जल्दी से, तो 2/3 मतलब दिस इज इनटू 3/2, तो 6/9 हो गया क्या, कितना हो गया, 8/9 हो गया, कितना हो गया, दिस इज 8/9 ना, बराबर है ना, 8/9, तो 8/9 into 10⁻⁻3, तो कितना 9 कितना कितने कितना, बट आई थिंक आंसर इसका सी है, ओके। अरे मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दिया हुआ है ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ विड्थ इतना, तो यहाँ पे इसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ऑलरेडी दे दिया आपको उसने फ्रिंज विड्थ, इसकी जरूरत है और हमें इसकी जरूरत है, आई एम सॉरी फॉर दिस, तो एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, फिर फ्रिंज विड्थ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना सर, हाँ हाँ, जो आपने किया है ना उससे भी आ रहा है आंसर, उससे कहाँ आ रहा है, उससे 9/8 आ रहा है,
नहीं सर, वो आपने नहीं, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। देखो मैंने क्या कर दिया था, मैं बताता हूँ मैंने क्या कर दिया। मैंने यहाँ पे डी को ये रख दिया है ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ विड्थ, तो दैट इज रॉन्ग ना। ये डी की वैल्यू ये नहीं है ना, 0.6 मिलीमीटर इज नॉट द वैल्यू ऑफ डी ना, तो दैट वाज द मिस्टेक। ठीक है, तो उसको रुको एक सेकंड। तो हाँ, तो जल्दी से देख लो इसको। तो यहाँ पे जो लैम्डा है ना, बेसिकली यहाँ पे जो लैम्डा है दैट इज गिवन एज 4000 एंगस्ट्रॉम और फ्रिंज विड्थ इज गिवन एज 0.6 मिलीमीटर। और जब आप इसको ये एयर में है, ठीक है, और जब आप इसको मीडियम में डाल देते तो हमें पता है कितना हो गया, लैम्डा एयर बाई म्यू, और ये हमें डब्ल्यू डैश पता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। अगर आपको ये डेटा नहीं भी दे रहे थे, स्टिल यू वुड हैव सॉल्व्ड इट, करेक्ट। चलो, तो अभी हमें क्या, अभी हमने देखा था नीचे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, फ्रिंज विड्थ वाज लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ अपॉन लैम्डा, दिस इज कांस्टेंट। तो अभी देखो यहाँ पर 0.6 अपॉन 4000, या ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लैम्डा एयर इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश हमें फाइंड करना है, लैम्डा एयर बाई म्यू। ठीक है, कितना हो गया, तो देयरफॉर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 0.6 into 1 by mu, 1 by mu is 1.5, तो अभी ये आ जाएगा, ये देखो 0.6 अपॉन 3 into 2। ठीक है, समझा बच्चों कैसे करना है, समझा कैसे करना है। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल। सर 1 मिनट दिखाइए ना ऊपर। सीधे सीधे solve this one. देखो 62 fringes are seen in the visible region, ठीक है, 62 fringes are seen in visible region, करेक्ट। तो मतलब क्या हुआ, वैसे समझो, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ऑलमोस्ट 31 फ्रिंजेस रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक 31 और रहेंगे, ठीक है। तो 31 और यहाँ से 30 ऑलमोस्ट 31 समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक इज ऑलमोस्ट हाउ मच 31, और यहाँ से लेके यहाँ तक इज ऑलमोस्ट आल्सो हाउ मच 31। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे, यस कैसे करेंगे, यस बच्चे बताओ जल्दी से कैसे करोगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने फ्रिंजेस हो गए, सेंट्रल ब्राइट से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 31 फ्रिंजेस है, ठीक है, ओके। तो दिस इज बेसिकली विच फ्रिंज, दिस इज 31st फ्रिंज। अगर मैं इसको 0 बोलता हूँ तो दिस विल बी माय 31st फ्रिंज ना, करेक्ट। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 31 फ्रिंज, 31 प्लस 31 कितना, 62। ओके, तो बेसिकली देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n लैम्डा डी, सॉरी लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, इसका इज इक्वल टू एन डैश लैम्डा डैश डी बाई डी बोल सकते हैं, क्योंकि डी बाई डी तो चला जाएगा आपका,
यहाँ पे क्या होगा n इंटू लैम्डा n डैश लैम्डा डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने फ्रिंजेस है 31, ऊपर 31 नीचे भी 31, तो इसको हम चाहे चाहो तो 31 की 2 भी लिख सकते हो, बात वही हो जाएगी। और लैम्डा कितना है आपका, लैम्डा विल बी 5893, ये हमें n डैश वैल्यू फाइंड करनी है। और लैम्डा डैश कितना हो गया, लैम्डा डैश इज हाउ मच 4358, तो n डैश के वैल्यूज कितने हुए, प्रॉब्लम 83.87, which can be approximated as 80। तो यहाँ पर 60 इसमें 62, तो 62 की जगह कितने फ्रिंजेस बैठ जाएंगे 84, क्योंकि इसका भी हमने जो क्या बोलते हैं, हमने लैम्डा को चेंज कर दिया, फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा, तो उतने स्पैन में कितने फ्रिंजेस बैठेंगे दैट विल बी देयर, ठीक है। तो कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पॉइंट पे कौन सा मिनिमम होगा, मतलब हम दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलो बच्चों बता दूं इस क्वेश्चन को, यस तो वेरी गुड बच्चों। और किसका है अभी, नहीं मधुरा कुछ तो मिस्टेक हो रहा है आपको, चलो देखो देखो यहाँ पे देखो। तो सेपरेशन कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, तो ए पर यहाँ पे लिखते हैं ए पर, तो डी इज हाउ मच 10⁻³ मीटर, डी कितना है 1 मीटर, लैम्डा कितना है, ठीक है। Find the distance of the center of the first minimum from the center of the first maximum। ओके, तो हमें क्या देखो, अभी आपको ये पता रहना चाहिए, फर्स्ट मिनिमम मतलब y इक्वल्स टू 0 पर है, दिस इज y इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट जो मिनिमम होता है वो कहाँ पर होता है, ये पोजीशन आपको ये फाइंड करनी है। तो अगर आप देखोगे एक्चुअली दिस इज W/2, ये W/2 है कि नहीं, ये आधी फ्रिंज विड्थ हो गई ना, आधा ब्राइट का और आधा डार्क का, तो ये आधी फ्रिंज विड्थ हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम W फाइंड कर लेंगे d लैम्डा बाई टी, तो आई थिंक कुछ बच्चों ने के लिए कैलकुलेट कर दिया, वी हैव टू डू लैम्डा विड्थ बाई 2, तो d कितना है 1, लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन d इज 10⁻⁻3, कितना हुआ 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स, ठीक है। Therefore W/T which happens to be our answer, ठीक है। तो this is going to be like this। और how many bright fringes are formed in 1 centimeter width of the screen, तो कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे 1 सेंटीमीटर में, मतलब n बन गए, तो हमें विड्थ पता चली अभी, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो n इंटू W should be equal to, क्या कुछ how many bright fringes, अच्छा हाँ, okay, how many bright fringes are formed, okay, so we have to actually take this value, ठीक है, we have to take this value। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, how many bright fringes are formed in 1 centimeter width on this screen, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, तो दैट वी हैव टू सी, करेक्ट। तो एक ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना होगा W/2 होगा, W/2 मतलब 2.5 हो जाएगा ना, तो n into W/2 this should be equal to 1 centimeter, therefore n is equal to 1/2.5 into 10⁻⁻, कितना आता है,
एक सेकंड जस्ट करके देखते हैं कितना है। इनवर्स की अगर हम है तो कितना आएगा, वो 1 सेंटीमीटर। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, ये मीटर में ना, तो इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लो। तो सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2.5 इंटू 10⁻²। तो 10⁻² मतलब ऑलमोस्ट 1/40 आ रही है। तो n की वैल्यू देखो कितनी हो गई, n की वैल्यू आ गई 40 आ जाएगी ना आपकी, ठीक है, n की वैल्यू आ गई 40। तो पूछा कि एग्जैक्टली इसने how many bright fringes are formed in 1 centimeter width on the screen। तो 20 कैसे आ गया बच्चों आपका, किस लॉजिक से 20 आया बताओ जल्दी से, ये बी वाला पार्ट है। हाफ क्यों कर दिया हमने, अच्छा बताओ, आप बोलो सर हाफ करना पड़ेगा, हाफ क्यों करेंगे यहाँ पे, यस बच्चों जल्दी से बताओ हाफ क्यों करेंगे। सर हाँ बोलो बोलो। पर हमारा फ्रिंज विड्थ तो 5 × 10⁻⁴ आया ना, वो W/2 वो डिस्टेंस बिटवीन डार्क और ये है ना, हम्म। तो फिर मतलब हाफ नहीं करेंगे ना फिर, क्योंकि फ्रिंज विड्थ तो ये और 1 सेंटीमीटर में कितने फ्रिंजेस पूछा है। यस यस, तो एक्चुअली बट उनका आंसर 20 दिया मैंने, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट एज 20 देन, एक सेकंड लेट मी चेक इट। हाँ ना, वो 2.5 के एवजी 5 चाहिए, क्या क्या क्या, वो 2.5 नीचे है, हाँ हाँ, तो उसके एवजी 5 चाहिए, तो ये अपना सही है क्या भाई, क्योंकि फ्रिंज विड्थ 5 है, ये 5 × 10⁻⁴ है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, देखो क्या है, आई टेल यू हाफ क्यों करेंगे, बता रहा हूँ हाफ क्यों करेंगे। ओके देखो क्या है, अगर आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, दोनों को आप कंसीडर करते हो, करेक्ट। तो 40 का मतलब क्या हुआ, 40 इज 40 डार्क, 40 डार्क प्लस ब्राइट, दोनों फ्रिंजेस आ जाएंगे ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। अगर आप इसको 2.5 से 1 को डिवाइड कर देते हो इंटू 10⁻²+2, ठीक है, तो अगर आप इसको इससे इससे डिवाइड करो मतलब क्या हुआ, अभी अभी आपके पास 40 डार्क भी है और मतलब डार्क प्लस ब्राइट का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 40 यहाँ पर, ठीक है, चमका क्या सब बच्चों को, समझा। तो यहाँ पर बेसिकली 40 का मतलब हुआ दिस 40 इज 20 डार्क प्लस 20 ब्राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो बात को कि नहीं, 20 डार्क और 20 ब्राइट, सिंपल। या आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इससे, देखो ये जो ये एक फ्रिंज, ये दिस इज 1 फ्रिंज विड्थ ना, मतलब दिस इज W/2, W/2 मतलब डार्क भी होगा उतना, ब्राइट भी होगा उतना, तो फिर डार्क होगा उतना, तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली W/2। तो ऐसे W/2 मतलब डार्क ब्राइट करते करते 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 40 फ्रिंजेस होंगे, 40 डार्क एंड 40 डार्क प्लस ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, ठीक है, which corresponds to 20 dark and 20 bright, तो total number of bright fringes will be 20 and total number of dark fringes will be 20, ठीक है, तो समझ में है, तो फाइनल आंसर will be, so we'll have only 20 bright fringes। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दिया होगा ना, दैट इज आल्सो वन, वो भी करेक्ट है, आप इसको डिवाइड कर दो तो सीधा आपका 20 आ जाएगा। तो मतलब आप क्या बोलो, इतने फ्रिंज विड्थ रहेंगे इसमें, 1 सेंटीमीटर में टोटल 20 फ्रिंज विड्थ्स रहेंगे ना, ठीक है, चलो
ठीक है बच्चों, सो विद दिस वी एंड दिस सेशन हियर ओनली, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल पाथ और अगर मान लो उसके पाथ में आपने एक ग्लास लैब रख दिया तब क्या होगा, उस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। एंड विल आल्सो सी प्रोबेबली विल सी डिफ्रैक्शन आल्सो देख लेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन भी देख लेंगे। और एक पार्ट और आपका रह गया इसमें, क्या बोलते हैं, फिल्म वेट, मतलब जैसे फिल्म रहते ना, कब आपने देखा होगा सोप वोप में, सो बबल को कभी देखो, बबल में आपको ऐसे कलरफुल टाइप का एक पैटर्न दिखता है, तो वो सब क्यों दिखता है वो सब देखेंगे हम लोग, और अगर टाइम बचा तो डिफ्रैक्शन भी देख लेंगे फिर, ठीक है। So with this we end this session here.